कल हमने डिस्कशन किया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का, ठीक है। आज नेक्स्ट हम देखेंगे गैलुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। नाम से ही समझ में आ रहा है कौन ने दिया होगा इसको, ठीक है। गैलुसेक, when gases react together or produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume or one another to the volume of the product, provided all gases are at the same temperature and pressure. मीन्स कोई सिंपल गैस है, हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसके दो मेटर रहेंगे, एक एसटीपी बनेगा, एक एनटीपी बनेगा, ठीक है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी बनेगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे अभी हम जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो अगर यदि हमें हाइड्रोजन गैस के विषय में कोई भी प्रैक्टिकल करना, तो हम क्या लिखेंगे कि हमने जो भी प्रैक्टिकल किया है वो एनटीपी पर किया है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। लेकिन यदि हमें कहीं और प्रैक्टिकल करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें टेम्परेचर बढ़ाना है या प्रेशर बढ़ाना है, तब हम किसकी बात करेंगे? एसटीपी की, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक डाउट है? नो सर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? दे डू सो इन सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम आर वन अनदर, मतलब ये भी किस फॉर्म में रिएक्ट करेंगी? सिंपल रेशो के फॉर्म में। कल इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, सिंपल रेशो, ठीक है। जैसे H2 प्लस Cl2, तो क्या बनेगा? 2HCl। हम चाहें तो H प्लस Cl भी कर सकते हैं, लेकिन ये अकेला फॉर्म नहीं बनेगा, हमेशा किस फॉर्म में बनेगा? 2HCl के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है? इनका सिंपल रेशो है, मतलब दो हाइड्रोजन हैं तो दो क्लोरीन इसके साथ लगेंगी। अब ये मेटर कहाँ से बनेगा? जो कल हमने एटॉमिक नंबर देखा था, साथ में हमने क्या देखा था? उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वहाँ से बनेगा। मतलब क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा, तो मतलब एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन देगा और एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? सिंपल रेशो हो जाएगा। जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी वहाँ पर प्रोवाइड होगी। ये गैसेस के विषय में भी रहेगा। प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो उसी रेशो का बनेगा, मतलब उसी वॉल्यूम का बनेगा कि यदि हमने दो हाइड्रोजन लिए हैं, दो क्लोरीन लिए हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट भी दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन वाला होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं इसे? 2HCl। 2HCl मतलब क्या? दो हाइड्रोजन एंड दो क्लोरीन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। इसमें देखिए, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से, तो टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, मतलब HCl बन रहा है। तो इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन react with one volume of chlorine to give two volume of hydrogen chloride. The volume ratio of hydrogen chlorine and hydrogen chloride is 1 1 and 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1:1:2। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। ये इनका नंबर कैसा रहेगा? होल, मतलब सेम रहेगा। is also a agreement with their molar ratio when they are involved in the reaction। साथ में इनका क्या लेकर चलेंगे? मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मतलब मोलर सोल्यूशन की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। मोलर सोल्यूशन की, मोलर सोल्यूशन कब बनेगा? कि यदि कोई एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, इस क्लोरीन का 35.5 ml लेकर इसे हम 1000 ml वाटर में मिक्स कर देंगे, तो ये इसका 1 मोल सोल्यूशन बनेगा। ये वैल्यू कहाँ से आई? ये इसका एटॉमिक वेट है क्लोरीन का, ठीक है।
तो मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम की तो बात होगी ही होगी, लेकिन साथ में किसकी भी बात करेंगे हम, मोलर सोल्यूशन की भी बात होगी, या मोल की भी बात यहाँ पर होगी। समझ में आ गया पूरा? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन कितना बना, 2 HCl 2 HCl, हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम, क्लोरीन 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम क्या बन गया, HCl। ठीक है, कोई डाउट इस रिएक्शन में? नो सर। ये था गैलुसेक लॉ। इसके बाद है नेक्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जी ने क्या बोला था? सबसे पहले इन्होंने थियोरेटिकल कंसेप्ट दिया था एटम्स के ऊपर, ठीक है, कि एटम रहेगा क्या, ये या ये कैसे वर्क करेगा, ये पूरा सबसे पहले किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। ठीक है, एटम के विषय में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि एटम मेन है, एटम के बाद कुछ नहीं टूट सकता, लेकिन जब हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि एटम भी टूट सकता है। किसमें टूट सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूटन। न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन जो इसकी शुरुआत की थी वो किसने की थी, डाल्टन ने की थी। डाल्टन ने सबसे पहले बताया था इसके विषय में। टू प्रोवाइड theoretical justification to the laws of chemical combination, John Dalton postulated a simple theory of matter। ठीक है, इनके postulates या इन्होंने जो points दिए अपने, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट है, matter is made up of extremely small indivisible, indivisible मतलब टूटेगा नहीं, indestructible डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, अल्टीमेट पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब इन्होंने ये बोला कि यदि मैंने क्लोरीन लिख दिया, यदि मैंने आर्गन लिख दिया, यदि मैंने कैल्शियम लिख दिया, ये सभी क्या है, हम एटम के विषय में बोल रहे हैं। ऑक्सीजन लिख दिया, नाइट्रोजन, तो ये सभी इनका एटॉमिक फॉर्म है। तो एटॉमिक फॉर्म इनका कैसा रहेगा, इनडिवाइजेबल, ना तो ये टूटेगा, इनडिस्ट्रक्टिबल, ना तो ये डिस्ट्रक्ट होगा, अल्टीमेट पार्टिकल रहेगा, जिसे क्या कहेंगे, एटम। ये किसने बताया था, डाल्टन ने। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट होना चाहिए, दैट इज इन शेप, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मीन्स जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं, तो मतलब 2 क्लोरीन है, तो मतलब इनके विषय में बात हो रही है कि इनका साइज, शेप, जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों पॉइंट्स में डाउट है किसी को? डाल्टन के दोनों पॉइंट्स में किसी को डाउट? नो सर। थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट एंड हैव ए डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही रहेगा कि यदि हाइड्रोजन की क्लोरीन से कॉम्बिनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, इसका साइज अलग रहेगा। क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका साइज अलग रहेगा, शेप अलग रहेगा, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहेंगी। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन से डिफरेंट एलिमेंट की बात करेंगे तो वो सभी एस्पेक्ट में, सभी रेस्पेक्ट में वो कैसा रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी उससे। फोर्थ पॉइंट, एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्होंने क्या बताया, एटम ही रहेगा, एटम ही रहेगा स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा। मतलब यदि हाइड्रोजन से क्लोरीन मिलकर HCl बनना है तो कौन बना रहा है, एटम बना रहा है। ठीक है, वो अलग मैटर है कि ये हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात करेंगे बाद में, लेकिन
डाल्टन ने इतना ही बताया था कि ये एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एटम of two or more element combine in a fixed ratio to form compound atom, ठीक है। nowadays called molecule, जिसे आजकल हम मॉलिक्यूल कहते हैं, वो उन्होंने एटम ही बोला कि ये एक से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड। जैसे H2O है तो H2O कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बन रहा है, कंपाउंड, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि हम इसको H2 और O2 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ में आया कंसेप्ट, एटम क्या रहेगा, मॉलिक्यूल क्या रहेगा और कंपाउंड क्या रहेगा, समझ में आया सभी को? यस सर। फिफ्थ पॉइंट, एटम, सॉरी ये हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब एटम बेसिक यूनिट रहेगी, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकेगा और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी जैसे ही कुछ मैटर रहेगा। और लास्ट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। और इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब H से यदि Cl मिल गया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन HCl बन गया। सेपरेशन अलग हो सकते हैं दोनों H प्लस Cl माइनस में, ठीक है। रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट मतलब HCl के साथ यदि NaOH की रिएक्शन करें तो ये NaCl भी बन सकता है, NaCl बनकर H2O बाहर निकल सकता है। तो ये क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। मतलब सोडियम के साथ OH था लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, Cl, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, दोनों एक खान साहब हैं, एक खान साहब चले गए हैं, ठीक है। रानावत जी हैं और कौन चले गए हैं, ठीक, मतलब दो चले गए हैं, नाम लिखना पड़ेगा इनका। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग है ना क्लास में आए हैं और अगर मैं यदि ध्यान नहीं दूं तो आप लोग चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक तो कादिया खान जी हैं, एक बना है, हाँ। और कोई ये जो आया था और चला गया, सर महेश्वर था। हाँ वो लिख लिया मैंने, बना। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाउट? नो सर। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मतलब जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने मिलकर एक थ्योरी क्रिएट की जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। जिसमें जो डाल्टन ने रूल दिए थे या डाल्टन ने जो बताया था उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। पहला क्या चेंज हुआ, इन्होंने क्या बताया, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिवाइजिबल। मतलब उन्होंने क्या बोला था कि एटम के बाद कुछ होगा ही नहीं, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एटम को हम ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक हम उसे इनडिवाइजिबल कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब वो किस में टूटेगा, इट हैज़ बीन फाउंड दैट एन एटम हैज़ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर
and is made up of a subatomic particles such as electron, proton and neutron. किस किस से मिलकर बनेगा? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से. इस फर्स्ट पॉइंट में डाउट? नो सर. चलिए, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना हुआ है. यस सर. सोडियम है, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 11. 11. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पढ़ा हुआ है ना? 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. अच्छा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? सर वो भी एक ही रहेगा. अच्छा, और न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव. ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. ठीक है, यहाँ तक डाउट? अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये सोडियम मैंने बना दिया, इसके चारों ओर मैंने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे और कुछ इसमें नेगेटिव पार्टिकल भी होंगे. ये इस पे लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि खाली पे समझाऊं? इस पे लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि खाली शीट पे समझाऊं? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव. न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा रहेगा? न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा. ठीक. अब जैसे सोडियम की बात हो रही है, तो सोडियम के चारों ओर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आगे हम बात करेंगे. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आगे क्या रहेगा कि यदि किसी एटम के ऑर्बिट में, ये सभी ऑर्बिट हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, किसी एटम के ऑर्बिट में जितनी नेगेटिविटी होगी, जितनी नेगेटिविटी होगी उतनी ही पॉजिटिविटी भी होगी. ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. मीन्स किसी एटम के ऑर्बिट में जितनी नेगेटिविटी होगी उतनी ही पॉजिटिविटी होगी. मतलब यदि हम इससे कंबाइन करें तो मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितनी नेगेटिविटी होगी उतनी ही उसमें पॉजिटिविटी भी होगी, मतलब उतने ही उसमें प्रोटॉन भी होंगे. समझ में आया पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? यस सर. यस सर. न्यूट्रल का मैटर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाद में बात करेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, तो जो
एटम, जैसे सोडियम का हमने एटॉमिक नंबर 11 लिया है, इसे डिवाइड किया है 2, 8 और 1 में। डिवाइड में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो ये हमने 281 क्या लिखा है, किसके नंबर लिखे? सोडियम। ये कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है 2, 8 एंड 1, ये क्या लिखा है, किसके नंबर लिखे हैं? क्या है 281? ऑर्बिट नंबर। गैलेक्सी। कल भी बताया था ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो मीन्स किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। मतलब ये जो 281 लिखे हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन ही हैं। ठीक है, 2 आगे हैं, 8 उसके पीछे हैं, 1 उसके पीछे हैं, मतलब 1 बाहर हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा, जो 1 आएगा या जाएगा, कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ये जो हमने लिखा है ये पूरे क्या लिखे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? समझ में आया? समझ में आया? जो देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आया तो फिर से समझाऊं मैं? कोई डाउट है सर एक इसमें? बार और समझा दीजिए। देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि जो पॉजिटिविटी रहेगी उतनी ही उसमें क्या रहेगी? नेगेटिविटी भी रहेगी। मतलब जितने जितने उसमें प्रोटॉन रहेंगे उस उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बोल सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। तो सोडियम के लिए यदि हमने 281 लिखा है तो 281 हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने? 11 ही है ना इसमें। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मतलब यदि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे उसमें? 11। 11। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात आएगी तो प्रोटॉन सिंपल निकल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमें मालूम है कि जितनी नेगेटिविटी रहेगी उतनी ही पॉजिटिविटी रहेगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे। तो कितने होंगे? 11। 1 1 हुआ। ठीक है, अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक वेट, जिसका भी निकालने हो। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? सर 22 पॉइंट कुछ हुआ। हाँ, तो 23 बोलते हैं उसे। ठीक है, 23। 23। 23 में से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया? समझ में आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना? यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया हो?